हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 3 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड में आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य के मनकुराड़ आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मनकुराड़ आम जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है फ्रेंड्स, ये गोवा राज्य का एक बहुत ही फेमस आम है। आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में गोवा के मनकुराड़ आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। गोवा में आम की इस किस्म को मेलकोराडा, कार्डोजो मांकुराड़, कोराडो या गोवा मांकुर के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि गोवा कभी पुर्तगालियों के शासन में था। पुर्तगाली 15वीं-16वीं शताब्दी में गोवा आए थे और यहाँ पर इन्होंने इस आम का नाम मालकोराडा आम रखा था। इसका अर्थ होता है खराब रंग वाला। समय के साथ साथ कोंकणी भाषा में इसे मानकुराद आम के नाम से फेमस कर दिया गया। तो किस राज्य का आम है ये जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो पहला तो हमारा आंसर हो जाता है, ये राज्य है गोवा। अब देखिए, गोवा के मानकुराड़ आम के अलावा गोवा के बेम्बिका को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बेबिंका की बात करें तो एक पारंपरिक इंडो पुर्तगाली हलवा है जिसे गोवा डेजर्ट की रानी भी कहा जाता है। अब ये तो हो गए गोवा के ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। इनके अलावा राजस्थान के 4 उत्पाद को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जिनमें से बीकानेर उस्ताक कला शिल्प, जोधपुर बंदेज शिल्प, उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट और बीकानेर काशीदाकारी शिल्प को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये चारों उत्पाद राजस्थान राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ हो गई गोवा और राजस्थान की बात। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में पाए जाने वाले जलेसर धातु शिल्प को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 राज्यों के जीआई टैग बताए हैं, तीनों को याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गोवा। क्वेश्चन मनकुराड़ आम पर था, इसे जीआई टैग दिया गया है जो कि गोवा राज्य में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? रोहिणी आयोग जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है फ्रेंड्स, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से संबंधित है। आंसर सी हो जाएगा। ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन पर रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। हाल ही में इस आयोग ने देखिए अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें इसने ओबीसी की 3-4 श्रेणियां अन्य बनाने की सिफारिश की है। आयोग ने देखिए अपने अध्ययन में पाया है कि ओबीसी में शामिल 2633 जातियों में से करीब 1000 जातियों को बीते 1 दशक से आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो इन ओबीसी जातियों को इनके आरक्षण का लाभ कैसे दिया जाए, अन्य ओबीसी सब क्लासिफिकेशन किन किन श्रेणियों में किया जा सकता है, इसके बारे में रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। गठन देखिए इस आयोग का 2017 में किया गया था और जी रोहिणी जो कि इस आयोग की अध्यक्ष है, ये दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज रह चुकी है। ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन का उद्देश्य यही है कि ओबीसी लिस्ट में शामिल सभी जातियों को उचित लाभ प्रदान किया जा सके, उन्हें उचित आरक्षण प्रदान किया जा सके। तो रोहिणी आयोग ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन से संबंधित है, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस को विश्व खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो वेनिस इटली का एक शहर है फ्रेंड्स, जिस पर देखिए यूनेस्को की विशेषज्ञों की टीम ने इसे खतरे की सूची में जोड़ने की हाल ही में सिफारिश की है। आंसर डी हो जाएगा। यूनेस्को के विशेषज्ञों ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इटली के शहर वेनिस को खतरे की विश्व विरासत सूची में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा यूक्रेन के कीव और लविव शहर को भी इस सूची में डालने की इस विशेषज्ञ टीम ने सिफारिश की है।
देखिए पिछले कुछ सालों से वेनिस में लगातार टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से जूझ रहा है। यूनेस्को की विशेषज्ञ टीम का कहना है कि इस शहर को यूनेस्को की खतरे की सूची में शामिल करना चाहिए, जिससे वेनिस का संरक्षण किया जा सके। इटली भी आगे रहकर अपने शहर वेनिस को बचाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करे और इसके संरक्षण के लिए जल्द से जल्द प्रबंध करे। बड़े पैमाने पर पर्यटन, विकास परियोजना और जलवायु परिवर्तन वेनिस के विनाश का कारण बनता जा रहा है। इसलिए यूनेस्को की विशेषज्ञ टीम ने इसे यूनेस्को की खतरे की सूची में शामिल करने की घोषणा की है। वेनिस किस देश में स्थित है याद रखिएगा, तो ये इटली का बहुत ही फेमस शहर है। आगे आ जाते हैं। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जाने वाला है। विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन देखिए पहली बार एशिया में किया जाने वाला है। भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन इस साल किया जाएगा। इसका आयोजन 25 से लेकर 28 सितंबर 2023 तक किया जाने वाला है। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। इस सम्मेलन की थीम की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर 2023 में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की थीम है। भारत में यह जो कार्यक्रम है कॉफी बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और ICO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में सितंबर माह में किया जाएगा। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि सबसे पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड के लंदन में किया गया था 2001 में, और सबसे आखिरी बार इथोपिया में 2016 में किया गया था, जो कि चौथा विश्व कॉफी सम्मेलन था। अब 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए अब हम इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन के अंडर में 1963 में की गई थी और इसका मुख्यालय यूके के लंदन में स्थित है। कॉफ़ी विश्व में सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली वस्तु है। भारत के राज्यों में कंपेयर करें तो भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक ही है। सेकंड नंबर पर केरल आता है और थर्ड नंबर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत का तमिलनाडु राज्य है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना भारत के हरियाणा राज्य की योजना है। अब किसके संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए ये वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है, जो कि एक पेंशन योजना है। यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि ये योजना क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना के तहत राज्य में 75 साल से अधिक उम्र के जो पेड़ हैं उनकी देखभाल करने वाले या उनके केयर टेकरों को पेंशन दी जाने वाली है। इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेड़ों को 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन पेड़ों को दी जाएगी, मतलब उनके केयर टेकरों को दी जाएगी। अब क्योंकि वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए इस योजना का नाम प्राणवायु देवता पेंशन योजना रखा गया है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की योजना है। किसके संरक्षण से संबंधित है ये भी याद रखिएगा, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। ओके, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम सिंगापुर को डिस्कस कर लेते हैं। सिंगापुर जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल भी सिंगापुर है और मुद्रा के रूप में यहाँ पर सिंगापुर डॉलर इसकी ऑफिशियल करेंसी है। पड़ोसी देश, क्योंकि ये समुद्र में द्वीपी देश है, तो पड़ोसी देश इसका मलेशिया है। यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हलीमा याकूब है। सिंगापुर बोटैनिक गार्डन सिंगापुर की एकमात्र यूनेस्को साइट है। सिंगापुर में इसके मुख्य द्वीप के अलावा 63 अतिरिक्त द्वीप मिलकर सिंगापुर देश का निर्माण करते हैं। जोहोर जल संधि मलेशिया और सिंगापुर के मध्य में स्थित है और सिंगापुर जल संधि सिंगापुर और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर पूरे विश्व में पहले स्थान पर है, मतलब सिंगापुर का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का एयरपोर्ट है, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर है। भारत और सिंगापुर के मध्य में बोल्ड कुरुक्षेत्र मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। कलंग नदी सिंगापुर की सबसे लंबी नदी है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह
सिंगापुर बंदरगाह है। पहले नंबर पर चीन का बीजिंग है। तो ये सिंगापुर से रिलेटेड ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इजीली समझ में आ गए होंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि आपको याद ना हो। आगे आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर को नियुक्त किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगर हम पूर्वी नौसेना कमान की बात करें तो भारतीय नौसेना की 3 कमांडर स्तरीय संरचनाओं में से ये एक है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1968 में की गई थी और इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। इस कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में राजेश पेंडारकर को हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि हाथियों के संरक्षण से संबंधित था, भारत में इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। भारत के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलिफेंट डिवीजन नामक एक नए डिवीजन के तहत प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया है। इसीलिए हाल ही में ये चर्चा में आ गया है। देखिए, दोनों प्रोजेक्ट के विलय का अर्थ है कि इस साल दोनों प्रोजेक्ट के लिए कॉमन फंड रिलीज किया जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1992 में हाथी संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में हाथियों का संरक्षण करना था। इस समय पूरे देश में 33 हाथी या एलिफेंट रिजर्व हैं। अब बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर की भारत में शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश संखलिया है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट सन हैं, याद रखिएगा। पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके द्वारा लिखी गई है? कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक को ऋषि राज के द्वारा लिखा गया है। लेखक ऋषि राज की इस पुस्तक का हाल ही में भारत के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा विमोचन किया गया। बुक किस पर आधारित है, किससे रिलेट करती है? तो देखिए, नाम से समझ में आ जाएगा कि एक कारगिल युद्ध के सैनिकों से संबंधित है, उनकी बहादुरी के किस्सों से संबंधित है जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी लेखक ऋषि राज की पुस्तक है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अदर पॉपुलर बुक्स की बात करें तो टॉम्ब ऑफ सैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय की पुस्तक है। इंडिया राइजिंग मेमोर ऑफ अ साइंटिस्ट आर चिदम्बरम की पुस्तक है। इन तीनों को भी याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। इसके बाद आइए, किस देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है मोइन अली, इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आप सभी जानते हैं कि अभी एशेज सीरीज का आयोजन किया गया था, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में खेली गई थी। इसके 5वें टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वैसे देखिए, टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने 2021 में भी संन्यास की घोषणा की थी, परंतु एशेज खेलने के लिए मोइन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को वापस ले लिया था और अब 2023 में एक बार फिर से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो मोइन अली किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, रेफिनेटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो रेफिनेटिव आइकॉन की हाल ही में देखिए 2023 में रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार मार्केट कैप के आधार पर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल को घोषित किया गया है। आंसर बी हो जाएगा। रेफिनेटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है, जिसका मार्केट कैप पिछले महीने $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार एप्पल विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इस रिपोर्ट में दूसरा नंबर माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया है और तीसरे नंबर पर सऊदी अरामको कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी है। अब रेफिनेटिव आइकॉन की बात करें
तो ये वित्तीय पेशेवरों के लिए वित्तीय जानकारी की निगरानी करने और विश्लेषण करने का कार्य करने वाली कंपनी है। हाल ही में इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एप्पल विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 3 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट को हम आगे बढ़ाते हैं और भारतीय राज्यों के फोक डांस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला पार्ट हम पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर गुजरात और इसके अलावा हमने 5 राज्यों के फोक डांस को डिस्कस किया था। आगे बढ़िए, आज हम बात करते हैं पहले हिमाचल प्रदेश की। झोरा, झाली, छारही, धामन, छापेली, महासू, नटी और डांगी ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रऊफ। इसके अलावा हिकत, मंदजात, कुद डांडी नाच ये जम्मू कश्मीर राज्य के फोक डांस हैं। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लांबी ये कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। केरल में सबसे फेमस है कथकली, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम और कुरावार कली भी केरल के ही फेमस लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो लावणी सबसे फेमस लोक नृत्य हैं। इसके अलावा डिंडी, काला, दही कला, दशावतार ये महाराष्ट्र राज्य के फेमस लोक नृत्य हैं। तो आज भी मैंने आपको 5 राज्य के लोक नृत्य बताए हैं। पॉज करके एक बार सभी को देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और आगे अन्य राज्यों के फोक डांस पर डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो हमने करंट अफेयर्स डिटेल में समझे थे उनको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के हाल ही में नए डायरेक्टर प्रोफेसर गणेशन कन्नबिरान को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया? तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। एशियाई सीरीज 2023 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। अमेजन इंडिया का भारत में पहला फ्लोटिंग सेंटर जम्मू कश्मीर राज्य में खोला गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है। आगे आ जाइए, हाल ही में वक्कोम पुरुषोत्तमन का निधन हो गया। ये केरल राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वारसा ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब ईगा स्वितेक ने अपने नाम किया है, जो कि पोलैंड की महिला खिलाड़ी है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किया जाएगा। लास्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के सेशन में आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन थे और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के सेशन में हमने डिस्कस भी किया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।